क्रेस्टफॉल शहर शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ये सन्नाटा बहुत भारी था, जो उस हर शख्स पर हावी हो जाता था जो यहां आने की जुर्रत करता था। शहर के आखिर में, उस पुराने पार्क के जंग लगे झूलों के पार एक घर था। ये एक आलीशान विक्टोरियन हवेली थी जो अब बेलों और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। सीडर लेन के आखिर में बने इस घर के बारे में लोग फुसफुसाते हुए कहानियां सुनाते थे। वे इसे फुसफुसाता हुआ घर कहते थे। उनका कहना था कि मीरा नाम की एक जवान औरत ने इसकी दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी थी। कुछ लोगों का दावा था कि रात के सन्नाटे में उसकी चीखें आज भी गूंजती हैं। ये घर एक त्रासदी की निशानी बना हुआ था, एक ऐसी जगह जहां घम नींव में ही समा गया था। शहर के लोग इससे दूर ही रहते थे। वे जानते थे कि इसके सड़ते हुए फर्श के नीचे दफन राजों को उजागर न करना ही बेहतर है। अमित क्रेस्टफॉल का नहीं था, वो इन कहानियों से खींचा चला आया था। अनजान चीजों की प्यास लिए अमित हमेशा से ही अलौकिक चीजों में दिलचस्पी रखता था। वो भूतों की कहानियों और भूतिया जगहों के किस्सों को पढ़ता रहता था। उसे यकीन था कि इस दुनिया में हम जो देख सकते हैं उसे कहीं ज्यादा कुछ है। जब उसने फुसफुसाते हुए घर की कहानी सुनी तो वो जान गया कि उसे खुद इसे देखना होगा। वो अनदेखी चीजों का खोजी था, परछाइयों की दुनिया में सच्चाई का तलाश करने वाला। अमित नहीं डरता था। जब वो ये कहानियां सुनता था तो उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ने वाली सिरहन का वो स्वागत करता था। वो डर को एक कंपास की तरह देखता था जो उसे उन रहस्यों की ओर रास्ता दिखाता था जो साफ नजर आने के बावजूद छिपे हुए थे। टॉर्च और एक डिजिटल रिकॉर्डर लिए अमित उस घर के पास पहुंचा। लोहे का गेट ऐसे खुला जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। वो ज्यादा उगे हुए रास्ते पर चल पड़ा। उसके हर कदम के साथ गिरी हुई पत्तियां चुरमुरा रही थीं। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़न की गंध से भर गई। वो दहलीज पर ठहर गया और उस विशाल ओक के दरवाजे को देखने लगा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा खोला। वो विरोध में कराहा और एक अंधेरे फोयर का रास्ता साफ हुआ। बोर्ड से ढकी खिड़कियों की दरारों से आती हुई धूप की मध्यम किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। अंदर की हवा रुकी हुई थी, भूली हुई यादों के भार से भरी हुई। अमित अंदर चला गया, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। घर में जान थी, इसकी खामोशी उन अनदेखी आंखों से भरी हुई थी जो उसकी हर हिलजुल पर नजर रख रही थी। एक के बाद एक अमित सारे कमरों में घूमता रहा। वो एक ऐसी जिंदगी के अवशेषों से गुजरा जो कभी शानदार थी। उसने एक टूटा हुआ फूलदान देखा जो टेढ़ा पड़ा था। एक बच्चे की गुड़िया एक कोने में पड़ी हुई थी। हर चीज अतीत की एक कहानी फुसफुसा रही थी। उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। एक ठंडक जो उसकी त्वचा से चिपकी हुई लग रही थी। जैसे ही वो चरमराती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, हवा काफी ठंडी हो गई। वो अटारी के दरवाजे तक पहुंचा जिसका पेंट घाव के छिलकों की तरह उतर रहा था। एक धीमी फुसफुसाहट दूसरी तरफ से आती हुई लग रही थी। ये बहुत धीमी थी, जिसे पहचानना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अमित की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ाने के लिए ये काफी थी। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि दूसरी तरफ उसका जो भी इंतजार कर रहा है वो इस दुनिया का नहीं है। 5वां भाग, दूसरी दुनिया से संदेश। अटारी एक अजीब अंधेरे में डूबी हुई थी। यहां तक कि अमित की टॉर्च की रोशनी भी इस घने अंधेरे से जूझती हुई लग रही थी। हवा में सड़न की बू और कुछ और भी था, कुछ धातु जैसी मध्यम गंध। जब वो कमरे को देख रहा था तो उसका हाथ सहज ही अपनी जेब में रखे फोन की तरफ बरच गया। स्क्रीन चमक उठी और उसके चेहरे को एक अजीब सी रोशनी से जगमगा दिया। फिर एक संदेश आया, मेरी मदद करो, ये लिखा था उसमें। यह संदेश उसके किसी भी संपर्क से नहीं था। ये एक अनजान नंबर था। इससे पहले कि वो समझ पाता कि हो क्या रहा है, एक और संदेश आ गया, उन पर भरोसा मत करना। इसमें चेतावनी दी गई थी। संदेश अब तेजी से आ रहे थे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा डरावना। उन्होंने झूठ बोला कि मेरे साथ क्या हुआ। अमित का रक्त जम गया। उसे एक ऐसे यकीन के साथ पता था जिसे तर्क से पार नहीं किया जा सकता था कि वो मीरा से बात कर रहा है। छठा भाग, आमने सामने। फोन उसके हाथ से फिसल गया और धूल से भरी जमीन पर गिर गया। एक ठंडी हवा अटारी में घूमती हुई आई और रुकी हुई हवा को हिला दिया। तापमान घट गया और अमित अपनी सांसों को अपने सामने लटका हुआ देख सकता था। फिर अटारी के एकदम कोने में
परछाइयों से एक आकृति उभरने लगी। ये एक जवान औरत थी जिसके लंबे काले बाल थे और आंखें बहुत ज्यादा उदासी से भरी हुई थी। वो पारदर्शी थी, मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रही थी। मीरा, उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट उसके चारों ओर गूंज उठी। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसने कहा। उसकी आवाज एक भयानक निराशा से भरी हुई थी। अब वे तुम्हें भी ले लेना चाहते हैं। अमित डर के मारे देखता रहा। जैसे ही मीरा उसकी तरफ बढ़ी, उसका भूतिया हाथ आगे बढ़ाते हुए। 7वां भाग गायब। अगली सुबह अमित गायब था। फुसफुसाते हुए घर के आसपास होने वाली अजीब घटनाओं के आदि शहर के लोगों ने पलक भी नहीं झपकी। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी। उन्होंने उसे बताया था कि यह घर शापित है, कि जो भी इसमें घुसने की हिम्मत करता है वो वास्तव में कभी वापस नहीं आता। इस बात का एकमात्र सबूत कि अमित ने कभी क्रेस्टफॉल में कदम रखा था, वो थी उसकी खाली पड़ी कार। वो सीडर लेन के किनारे पर बेतरतीब ढंग से खड़ी मिली। उसके दरवाजे जल्दबाजी में खुले हुए थे, जैसे कि जल्दी में खोले गए हों। अंदर कुछ भी नहीं था। संघर्ष का कोई निशान नहीं था। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वो कहां गया होगा। सिवाय उसके फोन के, जो मुसाफिर सीट पर पड़ा था, उसकी स्क्रीन एक बिना भेजे गए संदेश के साथ जगमगा रही थी। 8वां भाग। फोन का आखिरी संदेश। फोन बंद था, इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, लेकिन संदेश वहीं रहा, स्क्रीन पर एक डिजिटल स्मृति लेख की तरह जमा हुआ। यह उसी अनजान नंबर पर भेजा गया था जिसने अमित को कब्र के पार से वे डरावने संदेश भेजे थे। संदेश सरल था, लेकिन इसके महत्व कुछ भी थे, लेकिन सरल नहीं थे। वो यहाँ है, इसमें लिखा था, वो असली है। संदेश के नीचे एक तस्वीर थी। ये अमित की एक सेल्फी थी। उसका चेहरा पीला था और पूरी तरह से डर के भाव में सिकुड़ा हुआ था। लेकिन ये उसका डर नहीं था जिसने उन लोगों का खून ठंडा कर दिया जिन्होंने तस्वीर देखी। ये तो उसके पीछे खड़ी आकृति थी। एक परछाई जैसा सिलहूट अटारी के अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लंबे काले बालों और ऐसी आंखों के साथ जो किसी अलौकिक रोशनी से जलती हुई प्रतीत हो रही थी। मीरा को अपनी आवाज मिल गई थी और वो अपनी कहानी सुनाना खत्म नहीं कर रही थी।